गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था युग्मक जनन, अंड जनन और शुक्र जनन और किस प्रकार युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। और जैसा कि युग्मनज यानी जाइगोट एक प्रकार की निषेचन प्रक्रिया होती है, तो आज का टॉपिक हमारा है निषेचन। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो देखिए निषेचन, जब बात करते हैं हम निषेचन की, तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर एवं मादा। नर और मादा युग्मक जब आपस में सहयुग्मन करते हैं तो यह सहयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जैसा कि नर युग्मक मैंने बताया था आपको शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु। अर्थात जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके दौरान जाइगोट बनता है और इस प्रकार युग्मक जनन के पश्चात युग्मकों के मिलने से निषेचन के दौरान युग्मनज का निर्माण होना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन की बात करें, वह निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है। जैसे हम बात करें समुद्री जीव जैसे मछलियाँ वगैरह, मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह, इनमें क्या होता है कि ये अपने अंडे को बाहर जल में विसर्जित कर देते हैं और इसी प्रकार नर द्वारा अपने शुक्राणुओं को भी जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं जल में, अर्थात वह निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होता है, अर्थात द आउटर ऑफ द बॉडी दैट कॉल्ड एज एक्सोफर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के बाहर संपन्न होने वाला क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जैसा कि मैंने आपको बताया समुद्री जीव जैसे मछली है, मछली में क्या होता है, मछली अंडे देती है और मछली का जो अंडा होता है वह स्पर्म से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जाइगोट निर्माण की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि नर और मादा युग्मकों का मिलना, शुक्राणु और अंडाणुओं का संयुग्मन और उसके दौरान जाइगोट का निर्माण, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। Like to clear to exofertilization in the now that the outer of body that is called as exofertilization. Now that interfertilization, inter यानी अंतर, यानी कि वह जनन जो शरीर के अंदर संपन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं मनुष्य ह्यूमन बॉडी की बात करें, गाय, भैंस, बकरी, whatever anything of any animals, we can give the example in here. So that इनमें क्या होता है कि नर द्वारा अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में अर्थात विजाइना द्वारा उसके अंडाशय अर्थात गर्भाशय जहाँ से अंडाणु का निष्कासन होता है वहाँ पर पहुँचाया जाता है। अर्थात आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें नर द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणु तक मादा शरीर के अंदर पहुँचाया जाता है, तो इस प्रकार का निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। सीधे सीधे तौर पर बात करें तो शरीर के बाहर होने वाला बाह्य निषेचन और शरीर के अंदर होने वाला आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब निषेचन के बाद की हम बात करें तो निषेचन के चरण क्या होते हैं। निषेचन की चरण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर युग्मक की। तो नर युग्मक जैसा कि आपको पता है क्या होता है, शुक्राणु। अब शुक्राणु जो होगा उसका जो अग्रभाग होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको शुक्राणु की संरचना में बताया था कि शुक्राणु का अग्रभाग जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है, मध्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया सर्किल होता है, उच्च भाग इसमें अक्षय तंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मूलतः जो शुक्राणु का अग्रभाग होता है जिसमें एक्रोसोम स्थित होता है और उसमें केंद्रक पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है एंटी फर्टिलाइजन और फर्टिलाइजन। शुक्राणु जो होता है उसकी अग्र सतह पर एंटी फर्टिलाइजन और अंडाणु की अग्र सतह पर फर्टिलाइजन पाया जाता है। इस प्रकार हम बात करते हैं मनुष्य और गाय की। माना कि इन फर्टिलाइजेशन इन टू डिफरेंट एनिमल टू डिफरेंट फर्टिलाइजेशन, प्रत्येक जीव का अलग अलग एंटी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजन होता है। यदि हम बात करें मनुष्य के एंटी फर्टिलाइजन की, हम बात करें गाय के एंटी फर्टिलाइजन की, तो नाउ देन यदि एक ही जीव का शुक्राणु उसी प्रकार के फर्टिलाइजन से फ्यूज होता है तभी निषेचन संभव हो पाता है, अन्यथा निषेचन संभव नहीं हो पाता। कृत्रिम निषेचन की बात करें तो मानव शुक्राणुओं को संग्रहित कर लिया जाता है और संग्रहित करने के बाद यदि उनमें फ्यूजन कैपेसिटी नहीं होती है, जो कैपेबिलिटी वाले स्पर्म होते हैं उन्हीं को एक के साथ फ्यूज करा करके इस प्रकार IVF
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि आजकल बहुतायत में जो निषेचन करने की कैपेसिटी या जिनमें निषेचन करने की योग्यता नहीं होती है, उन स्पर्म के लिए IVF तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर निषेचन की बात की हमने, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो सबसे पहले शुक्राणु का अग्रभाग अर्थात एक्रोसोम, शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम का सक्रियण होना, सक्रियण होकर जो अंडाणु होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अंडाणु जो होता है उसमें 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है। सबसे पहले जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा सबसे बाह्य परत होती है। उसके बाद कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर पाई जाती है विटिलाइन झिल्ली, विटिलाइन झिल्ली। तो इस प्रकार ये 3 मेम्ब्रेन जो होती है, इनको भेद करके ही शुक्राणु में पाए जाने वाला केंद्रक अंडाणु के केंद्र तक पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद उससे फ्यूजन करता है। इस फ्यूजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब तक स्पर्म में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि वह तीनों झिल्लियों को, चाहे वह जोना पेलुसिडा हो, चाहे कोरोना रेडिएटा हो और चाहे विटिलाइन झिल्ली हो, इनमें यदि भेदने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। क्योंकि शुक्राणु का केंद्रक जब अंडाणु के केंद्र तक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जाइगोट जो कि निषेचन के दौरान बनता है, निषेचन संभव नहीं होगा। अतः स्पष्ट से हम कह सकते हैं कि यदि किसी स्पर्म में, यदि किसी शुक्राणु में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वह अंडाणु की तीनों झिल्लियों को भेद कर अंडाणु के केंद्र तक पहुंच पाए, तभी निषेचन संभव हो सकता है। आगे जब हम बात करते हैं अंडाणु का सक्रियण होना, जैसे ही शुक्राणु जब अंडाणु के संपर्क में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो एग होगा वह सक्रिय हो जाएगा, और सक्रिय होने के बाद उसमें कई प्रकार के निषेचन शंकु यानी फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होगा। और यह निषेचन शंकु जो प्रॉपर स्पर्म से फ्यूज होकर यानी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के दोनों न्यूक्लियस मिलकर के बाई न्यूक्लियस अर्थात फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट बनाएंगे। तो वहां पर जरूरी है कि दोनों के केंद्रकों का मिलना। तत्पश्चात अंड वृत्तियों को फेल कर जब यहाँ पर जैसे माना ये स्पर्म बनाएंगे, अब स्पर्म जब इन झिल्लियों के संपर्क में आएगा तो इसका जो झिल्लियों में भेदने की कैपेसिटी होगी इस स्पर्म में, तो भेद करके आगे निकल जाएगा। यदि कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो भेद नहीं सकता। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब स्पर्म भेद नहीं पाएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, और जैसा कि आपको पता है यदि स्पर्म निष्क्रिय हो जाएगा तो उस स्थिति में वह अपना सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जब कोई शुक्राणु अंड झिल्लियों को भेद देता है तो अंड झिल्लियों को भेदने के बाद वह अंडाणु के केंद्र तक पहुंचता है। इस प्रकार ये तो हो गया अपना शुक्राणु का केंद्र और ये हो गया अपना अंडाणु का केंद्र। जब दोनों केंद्रक आपस में मिलते हैं तभी जाकर के हमारा निषेचन संभव हो सकता है। नर युग्मक जहाँ पर शुक्राणु है, मादा युग्मक जहाँ पर अंडाणु है, जब दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं, संयुग्मित होते हैं, तभी जाकर के द्विकेंद्रक द्विगुणित केंद्र का निर्माण होता है और द्विगुणित अवस्था कहलाती है हमारी जाइगोट। तो जाइगोट बना, युग्मनज बना, उससे एम्ब्रियो बनना। एम्ब्रियो बनने के बाद जब हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, भ्रूण बन गया साहब, भ्रूण बनने के बाद उसमें विदलन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? विदलन की। सबसे पहले युग्मक जनन चरण में आपको बता देता हूँ, भूतपूर्व जो क्लास ली उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले युग्मक जनन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आता है हमारा क्लीवेज अर्थात विदलन। विदलन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जो भ्रूण बना, द्विकोशिकीय भ्रूण यानी कि एक प्रकार से ये एम्ब्रियो, इसमें 2 सेल्स बन गई, इन कोशिकाओं में बारंबार विभाजन द्वारा 16 कोशिकीय संरचना का निर्माण होना। The 16 cells formation in this stage that is called as cleavage. So now then this situation to gametogenesis, formation, fertilization. Now then is converted in the cleavage. Cleavage is the 16 stage. To that converted that is called as morula. इसे हम तुतक या मोरुला कहते हैं। ये अवस्था कहलाती है तुतक या मोरुला। इस मोरुला अवस्था में कोशिकाएं अपने आप को संपूर्ण रूप से 16 कोशिकीय संरचना में तब्दील कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। इस प्रकार ये संरचना मोरुला या तुतक कहलाती है। तो इस प्रकार जैसा कि टॉपिक के अनुसार क्लियर हुआ कि निषेचन होता क्या है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है, किस प्रकार भ्रूण बनता है और भ्रूण में किस प्रकार क्लीवेज के दौरान 16 कोशिकीय संरचना तुतक या मोरुला का निर्माण होता है। ये आपका लेसन नंबर 32 बायोलॉजी कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन पहले हमने पढ़ा युग्मक जनन, लेसन नंबर 31, 32। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 33, इसका नाम है क्लीवेज।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक बटन को दबाइए। थैंक यू सो मच।